सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल में भी बाबर जो है वो मैंने आप लोगों को आधा टॉपिक चैप्टर करवा दिया था, आधा बाकी रह गया था। अब बाबर जो है 1519 में बाजौर और बेरा के किले को जीतता है और उसके पश्चात ये सोचता है कि भारत या हिंदुस्तान का केंद्र जो है वो कहाँ से संचालित हो रहा है। उसके पश्चात अगर भारत के केंद्र की बात करें तो उस समय भारत का केंद्र था दिल्ली, और दिल्ली जो है इस पर एक लोधी वंश का शासक जो है वो राज कर रहा था। यहाँ पर राज था लोधी वंश का, और यहाँ का शासक उस समय था इब्राहिम लोधी। अब बाबर जो है वो भी इसी फिराक में था कि कैसे जैसे मैं भारत के हिंदुस्तान के केंद्र तक पहुंचूं और केंद्र की सत्ता पर राज करके संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लूं। तो यहाँ पर था इब्राहिम लोधी और एक शाखा चल रही थी आगरा। आगरा भी एक केंद्र बना रखा था। अब इब्राहिम लोधी जो है इसका चाचा था, क्या नाम था चाचा को? आलम खां। इसका चाचा था आलम खां, और एक पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर रखा था। पंजाब का सूबेदार वो था दौलत खां। पंजाब का सूबेदार था दौलत खां। अब ये दोनों चाहते थे कि जैसे तैसे कैसे भी करके इब्राहिम लोधी को हटाया जाए गद्दी से और अपने स्वयं शासक बने। अब आलम खां भी ये चाहता था कि मैं इब्राहिम लोधी की हत्या कर दूं और दिल्ली का जो है वो राज मेरे पास आ जाए, केंद्र की सत्ता पर मैं स्थापित कर लूं और संपूर्ण हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है वो मेरे अधीन हो जाए। अब पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, ये भी ये चाहता था कि कैसे भी करके इब्राहिम लोधी को सत्ता से हटाया जाए, इसका सिंहासन छीना जाए और मैं जो है स्वयं यहाँ का शासक बनूं। इसकी भी यही इच्छा थी आलम खां की, दौलत खां की भी यही इच्छा थी। वो कहते हैं दोनों एक जैसे विचार हैं और एक जैसे विचार वाले व्यक्ति एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, नीर से नीर, कीच से कीच मिले, ऐसी कहावत है ना। अब दौलत खां क्यों चाहता था? दौलत खां का पुत्र था दिलावर खां। दिलावर खां के साथ बाबर जो है वो करूरता, इब्राहिम लोधी जो है वो करूरता से व्यवहार करता था। इसे स्वयं दरबार में भी आने को मना कर रखा था। दौलत खां को स्पष्ट कर रखा था कि दिलावर खां जो आपका पुत्र है वो मेरे दरबार में उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब इसलिए दिलावर खां बार बार अपने पिता दौलत खां को कहता कि कैसे भी करके इब्राहिम लोधी जो है इसको इस सत्ता से हटाया जाए। यानी कहने का मतलब ये था आलम खां और दौलत खां दोनों ये चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को मारकर अपने शासक बन जाएं। दोनों में बातचीत होती है और ये तय करते हैं। आलम खां कहता बात तो तेरी ठीक है, भाई शासक बन जाए, दिल्ली का साम्राज्य मैं ले लूंगा और तेरे को आगरा दे दूंगा, दौलत खां को। अब दोनों में ये बात तय हो गई। अब दोनों ही सोचते हैं कि हटाया जाए तो कैसे हटाए। अब दौलत खां कहता है क्यों ना अपने इस पर इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देते हैं। आलम खां कहता है कि मेरे पास 20,000 की सेना है। दौलत खां सूबेदार था तो ये कहता है कि मेरे पास भी 20,000 की सेना है। दोनों मिलकर आक्रमण कर देते हैं। फिर इनके मन में ख्याल आया कि 20-20 40,000 सैनिक हुए हैं और इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख की सेना है। इब्राहिम लोधी के पास एक बड़ी सेना थी 5 लाख की। तो इनका ये पहला आइडिया जो है ये विफल हो जाता है कि ना ये तो सुसाइड करने वाला काम हो गया। 40,000 की सेना में इसके सामने आक्रमण करेंगे और फिर ये अपने को निकाल भी देगा हार गए तो ये क्या है, कैंसिल हो जाता है। इसके पश्चात ये सोचते हैं कि उस समय राणा सांगा था मेवाड़ का शासक। सांगा इसको खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पटकनी दे चुका था। 2 बार इसको पराजित कर चुका था। तब इन्होंने सोचा दौलत खां और आलम खां ने क्यों ना हम सांगा की सहायता ले लें। उसने खातौली के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी को हराया है और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी इसको पराजित किया है। तब दौलत खां ने कहा कि नहीं, सांगा जो है उसको तो बुलाना ही गलत है। अगर सांगा आया तो अपना ही सिस्टम खराब कर देगा। वो तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, साम्राज्य का विस्तार करने वाला। वो अगर आएगा अपने उसकी सहायता करेंगे और वो दिल्ली की सत्ता पर राज स्थापित कर लेगा, फिर अपने को भगा देगा।
तो दौलत खान ने कहा कि ये बात भी सही है। तो इनका राणा सांगा की सहायता लेने वाला प्लान जो था वो भी असफल हो जाता है। फिर आजम खान कहता है क्यों न अपने ऐसा कोई बुलाएं जो यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोधी को मारकर चला जाए, लूटपाट करके। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो अपने उसको बुलाते हैं। किसको? किराए का कोई गुंडा होना, अपने बुलाते हैं किराए का गुंडा जो पैसे ले, काम करे और चलता बने। अब दौलत खां के एक बात याद आती है कि हाँ यार ऐसा तो है, पंजाब पर आता है, आक्रमण करता है और लूटमार करके चला जाता है, और उसका नाम है बाबर। फरगना का शासक है बाबर। वो पहले भी बाजोर और बहरा पर आक्रमण करके गया, यूसुफ जई जाति को पराजित करके और लूटमार करके वापस चला जाता है। अब ये आइडिया दोनों को पसंद आता है। इन्होंने कहा क्यों न बाबर को बुलाई लेते हैं। आलम खान ने कहा मिला फोन बाबर को। तो दौलत खान ने कहा मेरे पास फोन नंबर नहीं है बाबर के, मैं उसको करता हूं पत्र व्यवहार। ये था फरगना में बाबर, और दौलत खान और ये मिलकर पत्र लिखते हैं। किसको? बाबर को। और उस पत्र में कहते हैं कि बाबर आप आओ, यहाँ पर इब्राहिम लोधी शासक है और आप आओ यहाँ पर, इसको पराजित करो, हम आपकी सहायता करेंगे और आप जितना चाहे दिल्ली क्षेत्र में लूट मार करके चले जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो बाबर तो तैयार बैठा था। बाबर कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मेरे को भारतीय हिंदुस्तान की सत्ता, केंद्र की सत्ता जो है वो कहां से संचालित हो रही है उसका पता लगे। बाबर तुरंत हाँ कर देता है कि मैं यो आयो ते त्याग हो। अब बाबर वहां से रवाना होने से पहले पुनः इनको पत्र लिखता है कि अरे जिसके विरुद्ध आप मुझे बुला रहे हो, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि उसकी सेना कितनी है, किस प्रकार का व्यक्ति है। तब ये कहते हैं कुछ नहीं, उसके पास लगभग 5 लाख की सेना है, आप तो आ जाओ, हम आपकी सहायता कर देंगे। तो बाबर ने कहा तारो दिमाग खराब है, मरने के लिए मैं ही मिला था। इस प्रकार से बाबर जो है वो मना कर देता है किनको? आलम खां और दौलत खां को। और फिर बाबर जो है वो पत्र लिखता है किसको? मेवाड़ के शासक राणा सांगा को। राणा सांगा जो है इसको बाबर जो है वो पत्र लिखता है और इससे पूछता है राणा सांगा से कि सांगा मैं इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर रहा हूं, आप मेरी सहायता करो तो मैं सेना लेकर के आऊं। इसके बदले में दोनों में एक शर्त हुई कि बाबर ने कहा कि मैं पूरा हिंदुस्तान जीतकर 1/2 भाग आपको दे दूंगा, यानी कि आधा हिंदुस्तान जो है वो तेरा और आधा मेरा। सांगा भी इस बात के लिए हाँ कर देता है। सांगा ने कहा हाँ ठीक है, आप आओ, मैं आपकी सहायता करूंगा। अब ये कहकर सांगा जब दरबार में जाता है और अपने जो सरदार थे उनको बताता है कि ऐसे ऐसे कोई लुटेरा है, वो भारत में आएगा, हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा और मैंने उसको सहायता का वचन दे दिया, इसके बदले में वो मुझे 1/2 हिंदुस्तान जीत करके देगा। तब सरदारों ने कहा अरे सांगा तेरा दिमाग खराब है कि आप 1/2 ले नहीं रहे हो, दे रहे हो। अरे अपने को करना क्या है? ये यहाँ पर इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी को तो अपने पहले खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इसको हरा चुके हैं, तो इसमें उसको बुलाने की क्या आवश्यकता है? इसको तो अपने जब चाहे हरा सकते हैं इब्राहिम लोधी को। तो उसके बाद सांगा जो है वो अपना आइडिया बदल देता है, वो बाबर की सहायता के लिए नहीं आता है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनती है। राणा सांगा जो है वो सरदारों के कहने से अपना मत जो है या अपना आइडिया बदल देता है और उधर बाबर जो है वो अपनी कबीलाई सेना जो तीर कमान वाले लड़ाकू जातियों की सेना थी उसको लेकर के रवाना होता है और पानीपत के मैदान में आकर के मैदान सजाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई? 21 अप्रैल 1526 को। हाँ, बाबर रवाना होता है फरगना से और पानीपत के मैदान में आकर के मैदान सजाता है, खाइयां खुदवाता है और साथ ही राणा सांगा के आने का इंतजार करता है। लेकिन राणा सांगा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों सेनाएं 21 अप्रैल 1526 को आमने सामने होती है।
इस युद्ध में बाबर लेकर आता है अपने दोनों सेनापति उस्ताद अली और मुस्तफा अली को। उस्ताद अली और मुस्तफा अली जो कि दोनों ही तोपची थे, तोप चलाने वाले, तोपची लेकर आता है। उधर एक विशाल सेना के साथ आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो विशाल सेना लेकर आता है। ये लेकर आता है 5 लाख की सेना, जिसमें 3 लाख तो घुड़सवार थे, यानी कि सवार सेना थी, और 2 लाख पैदल सेना लेकर के आता है। 2 लाख की पैदल सेना। ये यहाँ पर आता है इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत पड़ता है हरियाणा में। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक तरफ तो बाबर की 20,000 की सेना जो कि गोला बारूद और तोपखाने का प्रयोग करने के लिए तैयार थी। बाबर अपने अनुसार जाल बिछाता है। इसी पानीपत के मैदान में पहले आकर के मैदान के चारों ओर खाइयां खुदवाता है। सेना को टुकड़ों में बांटकर, यानी कि तुलुगमा पत्ती का प्रयोग करता है। अब ये युद्ध रणनीति बनाने में माहिर आदमी था। साथ ही इसको इंतजार था कि सांगा जो है वो अपनी सहायता के लिए आएगा। वो दिन आया 21 अप्रैल 1526। सांगा यहाँ पर नहीं पहुंचता है बाबर की सहायता के लिए, और इब्राहिम लोदी की सेना युद्ध के लिए तैयार है। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है और इन्होंने शुरू किया अपने तोपखाने का प्रयोग। ये तोप चलाना शुरू करते हैं और इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना में जो घोड़े और हाथी थे उन्होंने बारूद की आवाज या गोले बारूद की आवाज पहली बार सुनी थी। इससे वो भगदड़ मचती है और सेना के जो सेनापति थे या सैनिकों को उसी की सेना की, इब्राहिम लोदी की सेना के घोड़े और हाथी जो हैं वो इब्राहिम लोदी की सेना को ही कुचल देते हैं। तोपखाने का प्रयोग करता है। इसी युद्ध में बाबर जो है वो उस्मानी पद्धति का प्रयोग करता है, उस्मानी पद्धति, और इसी में ही तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करता है। उस्मानी पद्धति क्या होती है? 2 गाड़ियों के बीच तोपें रखकर चलाना। 2 गाड़ियों के बीच तोपें रख करके चलाना उस्मानी पद्धति होता है। और तुलुगमा पद्धति मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। सेना को 2 भागों में बांटकर पीछे से और आगे से आक्रमण करवाया जाता है, जो कि तुलुगमा पद्धति कहलाता है। अब इस युद्ध का परिणाम होता है कि इब्राहिम लोदी लड़ते हुए ही युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी के साथ ही ग्वालियर का शासक था, ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह भी इस युद्ध में मारा जाता है। देखो, दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी पहला शासक है जो किसी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इसी का साथ दे रहा था इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह। वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध के बाद बाबर जो है वो कलंदर की उपाधि धारण करता है कि मैं कलंदर की उपाधि धारण करता है। अब ये वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है, बाबर जीत जाता है और राणा सांगा बाबर की सहायता के लिए यहाँ नहीं पहुंचता है। अब एक इतिहासकार हैं रसबुर्ग, इन्होंने इस युद्ध के बारे में एक कथन कहा है पानीपत के युद्ध के बाद कि इस युद्ध के बाद बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे। इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। ये अगर पूछ भी लिया जाए कि किस युद्ध के बारे में कहा है तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कहा गया है। रसपुर इतिहासकार उन्होंने कहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए, क्योंकि बाबर जो है वो उत्तरी पश्चिमी जो रियासतें थी उन पर अधिकार कर रहा था, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान या कस्तूनिया। उधर बार बार आक्रमण कर रहा था और विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। बाबर का एक सपना था कि मैं हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करूं। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही यहाँ पर मुगलों की जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो जाती हैं। भारत में, हिंदुस्तान में संपूर्ण रूप से मुगलों का आधिपत्य खानवा के युद्ध के पश्चात होता है। हाँ,
आगे चलते हैं। बाबर ने जाल बिछाया और बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को परास्त करने में कामयाब रहता है। इब्राहिम लोधी का साथ देने के लिए आया था ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। अब बाबर इस युद्ध को जीतकर अधिकार करता है दिल्ली पर और दिल्ली से बाबर पहुंच जाता है आगरा। आगरा में पहुंच जाता है। अब आगरा में पहुंचने के पश्चात बाबर जो है वो राणा सांगा से बदला लेने की सोचता है। बाबर ने सोचा कि सांगा मेरे साथ धोखा करेगा, सांगा ने मैं कौन छोटू भाई। अब बाबर क्या करता है, बहाना ढूंढता है कि कैसे जैसे मैं राणा सांगा से युद्ध करूं। अब ये कहकर युद्ध करे कि तूने मेरी सहायता नहीं की तो बुरा लगे, क्योंकि बाबर तो विजय हो चुका था और विजय होने के पश्चात कोई ये कहे कि आप तो सहायता के लिए नहीं आए, तब बुरा लगता है। तो बाबर ने बहाना ढूंढा पीलियाखार नदी का। पीलियाखार नदी क्षेत्र, ये बहाना निकाल कर लाता है कौन, बाबर। पीलियाखार नदी बहती थी आगरा और मालवा के मध्य। आगरा और मालवा के मध्य कौन सी नदी बहती थी भाई, पीलियाखार नदी। पीलियाखार नदी का बहाना निकाल कर लाता है बाबर। अब ये क्या बहाना था, अब देखो 1519 में मालवा पर विजय प्राप्त की थी किसने, राणा सांगा ने। राणा सांगा ने मालवा पर विजय प्राप्त की। उस समय सांगा ने ये जो क्षेत्र था यहां तक का, पीलियाखार नदी तक का, ये अपने अधीन किया था। जैसे इधर मेवाड़ है तो ये क्षेत्र जो है ये अपने अधीन किया था, पीलियाखार नदी वाला क्षेत्र। अब बाबर ने राणा सांगा से कहा या तो पीलियाखार वाला जो क्षेत्र है वो खाली कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। उधर सांगा भी एकदम तैयार था कि कैसे मौका मिले और मैं बाबर को सबक सिखाऊं। बाबर के मन में भी था युद्ध करने का विचार और सांगा के मन में भी युद्ध करने का विचार था। अब देखो आगे क्या होता है, बाबर के मन में घमंड हो गया था कि मैंने इब्राहिम लोधी की 5 लाख की सेना को पराजित किया है, तो सांगा तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब 16 फरवरी 1527 को युद्ध होता है, कौन सा, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जो है वो समय नहीं आता, खुद नहीं आया, अपने सेनापति मेहंदी ख्वाजा को भेजता है। बाबर भेजा अपने सेनापति मेहंदी ख्वाजा को और उधर से राणा सांगा सेना लेकर आता है। दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। 16 फरवरी 1527 को बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ। किसके मध्य, बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के मध्य। एक छोटी सेना लेकर आए, तोपखाने का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा बुरी तरह परास्त होता है और जान बचा करके भाग जाता है। इसके भाग जाने के पश्चात राजपूत सैनिकों ने यहां पर नारे लगाए थे कि तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। ये नारे लगाने शुरू कर देते हैं राजपूत सैनिक और उनके सरदार या सेनापति जो थे। अब तैमूर भाग गए ये नारे क्यों लगाए, क्योंकि बाबर जो है वो अपने आप को तैमूर लंग का 5वां वंशज मानता था और वहीं चंगेज खां मंगोल जो है, माता की ओर से देखें तो चंगेज खां मंगोल का 14वां वंशज माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि तैमूर जो है वो भाग गया, भाग गया। अब ये बात जाकर के मेहंदी ख्वाजा बाबर को बताता है। बाबर के पास गया आगरा और कहा कि राणा सांगा ने हमें परास्त कर दिया। उन्होंने नारे भी लगाए कि तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। इससे बाबर जो है वो चिढ़ जाता है और अपनी पूर्ण सेना लेकर के फिर आगे आक्रमण के लिए आता है। हाँ, अब बाबर जो है वो इस बयाना के युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करता है, मैदान सजाता है और 17 मार्च 17
17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा पड़ता है रूपवास तहसील में भरतपुर में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। इधर राणा सांगा भी अपनी संपूर्ण सेना लेकर आता है। ये राणा सांगा की विशाल सेना थी और ये इधर जो है बाबर मेहंदी ख्वाजा अपने तोपसी उस्ताद अली मुस्तफा अली सभी को लेकर के युद्ध की तैयारियों में आता है। ये था खानवा का मैदान जो कि रूपवास भरतपुर में पड़ता है। राणा सांगा जो है वो इस युद्ध में पाती परवन योजना का निर्वहन करता है, यानी कि निमंत्रण। सभी राजपूत सैनिकों, सरदारों और राजाओं को निमंत्रण देता है कि एक विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है, सभी एकजुट होकर के एक ही मंच पर लड़ेंगे, किसी विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करना है। अगर यहां से अपने हारे तो यहां पर मुगल सत्ता जो है वो कायम हो जाएगी। पाती परवन योजना का निर्वहन करता है। उस समय राणा सांगा जो है उसके झंडे के नीचे 4 राजा, 9 सरदार, 9 राव और 104 सरदार जो है वो रहा करते थे। अब राणा सांगा की इस पाती परवन योजना के तहत इसमें सबसे पहले आता है चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय सहायता के लिए आता है खानवा के युद्ध में। इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी। महमूद लोधी भी भाग लेने आता है सांगा की तरफ से। इसी में ही आता है, अगर मारवाड़ की बात करें तो राव गांगा का पुत्र मालदेव जो है वो सांगा की सहायता के लिए आता है। बीकानेर में राव जेतसी का पुत्र कुंवर कल्याणमल भाग लेने के लिए आता है। आमेर का कछवाहा शासक पृथ्वी सिंह कछवाहा ये भाग लेने के लिए आता है। जगनेर भरतपुर का शासक था अशोक परमार भी सहायता के लिए आता है। बागड़ का शासक था उस समय उदय सिंह। मेड़ता का शासक था रायमल राठौड़। हाड़ा शासकों में बात करें तो राणा सांगा का ससुर था नरवद हाड़ा। सरदारों में बात करें तो झाला अज्जा। सिरोही का शासक अखेराज सोनगरा। तो ये सभी जो हैं, और सलहदी तंवर दिख रहा है कि यहां तक दिख नहीं रहा होगा। इन्हीं में ही सहायता के लिए आता है। एक और शासक था कौन? मेवात का शासक हसन खां मेवाती। तो ये सभी जो हैं, ये सभी शासक राणा सांगा की पाती परवन जो योजना थी, यानी कि जो निमंत्रण था कि मुगलों के विरुद्ध लड़ना है, उसमें सहायता के लिए आते हैं। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, अपने मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव, कुंवर कल्याणमल बीकानेर से पृथ्वीराज कछवाहा, आमेर से अशोक परमार, जगनेर भरतपुर से आता है। बागड़ का शासक था उदय सिंह, ये सहायता के लिए। मेड़ता का शासक था रायमल राठौड़, ये आता है। नरवद हाड़ा जो कि सांगा का ससुर था, हाड़ा शासकों की तरफ से आता है। सरदार झाला अज्जा आता है। अखेराज सोनगरा, सिरोही का शासक सरहदी तंवर आता है। और मेवात का शासक हसन खां मेवाती जो है ये सांगा की सहायता के लिए आते हैं। अब इधर विशाल सेना देखकर बाबर की सेना जो है उसमें खलबली मच जाती है। बाबर के सैनिक जो है वो डर जाते हैं। बाबर के सैनिकों में एक भय व्याप्त हो जाता है कि बाबर जीतेगा तो तू, हारे तो हम, मरे तो हम। अरे हमें क्यों मरवा रहा है इतनी बड़ी सेना के सामने लाकर, मानने क्यों मरवा है? ये देखो कितनी विशाल सेना यहाँ पर है। तब बाबर जो है वो हौसला अफजाई करता है और इस युद्ध में जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा, यानी कि
इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित करता है। धर्म युद्ध घोषित कर दिया कि सैनिकों में जोश आए। अब बाबर शराब पीता था। इसी दिन के पश्चात बाबर जो है वो सैनिकों से कहता है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ देता और शराब के बर्तनों को तुड़ा करके बाद में बांटता भी है सैनिकों में। अब उस समय एक ज्योतिष आया था। वो ज्योतिष जो है वो भविष्यवाणी करता है कि बाबर हारेगा, बाबर हारेगा। ये कहने के पश्चात बाबर जो है उसके सैनिक और घबरा जाते हैं कि अब तो बाबर कह दी, अब तो पक्का ही हारांगा, अब तो कोई बचा ही कौन सके। तब क्या करता है बाबर, सैनिकों में जिहाद का नारा देता है, धर्म युद्ध घोषित करता है और सैनिक जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर अपने तोपसी उस्ताद अली और मुस्तफा खां को तोपसी नियुक्त करता है और दोनों तोपसी तोप चलाना शुरू करते हैं। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। अब सांगा के जो सैनिक थे इन पर प्रयोग किया गया तुलगमा पत्ती का प्रयोग करते हैं और सांगा के सैनिक जो थे वो न तो तुलगमा पत्ती को समझ पाते हैं, न ही उस्मानी पत्ती को, और न ही उनकी कभी तोपों के विरुद्ध लड़ाई की हुई थी। इसलिए सांगा की सेना में हलचल मच जाती है। इसी में ही सांगा हो जाता है घायल। राणा सांगा घायल हो गया और इसका मुकुट धारण करता है। इसका विश्वसनीय सरदार था जाला अज्जा। जाला अज्जा जो है वो यहाँ पर राणा सांगा का मुकुट धारण करता है और राणा सांगा को घायल अवस्था में ले जाया जाता है बसवा दोसा में राणा सांगा को लेकर जाया जाता है। जाला अज्जा मुकुट धारण करता है और बाबर जो है वो तलवार से इसकी गर्दन काटता है और गर्दन कटने के पश्चात मुकुट जब हटता है तब देखते हैं राणा सांगा तो भाग गया, ये तो कोई और सेनापति है। तब बाबर की सेना को जब ये पता लगता है कि राणा सांगा जो है वो युद्ध मैदान छोड़ करके घायल अवस्था में भाग जाता है तो सैनिकों में और जोश आता है। अब सबसे बड़ी भूल ये होती है कि सांगा के अलावा इन सभी में इतनी योग्यता नहीं थी कि ये इस युद्ध को संभाल सके। और दूसरी बात, ये सभी शासक एकजुट होकर के नहीं आए, ये बारी बारी अपनी सेना लेकर आते हैं टुकड़ों में। जैसे पहले मोहम्मद लोधी लेकर आ गया, फिर मालदेव अलग से लेकर के आ गया, कल्याणमल की सेना बहुत देरी से यहाँ पर पहुंचती है। यानी कि एकजुट सेना नहीं थी, सेना टूटी हुई थी और सेना का नेतृत्व अलग अलग कर रहे थे। मालदेव मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहा था, कल्याणमल बीकानेर की सेना का, पृथ्वी सिंह जो है वो आमेर वाली सेना का नेतृत्व कर रहा था। इस प्रकार से इनमें एकजुटता न होने के कारण बाबर यहाँ पर विजय होता है। बाबर यहाँ पर इस युद्ध में जीत जाता है। बाबर ये कहता है कि राणा सांगा भाग गया, मुझे लगता है कि मुझे राजपूतों की मुंडी काटकर उनकी एक दीवार चिमाड़ी पड़ेगी। इस प्रकार की बात कहता है। बाबर विजय रहता है। बाबर कहता है कि मैं गाजी ए बादशाह हूं, गाजी ए बादशाह, मैंने युद्ध लड़ा, मैं जीता, मैं गाजी ए बादशाह, गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने फरगना में चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे। बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की। इस युद्ध में सांगा की जो पत्नी थी कर्णावती, वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष दर्शक थी, युद्ध को देख रही थी। अब इसी समय बाबर जो है वो कर्णावती को अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करता है, अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करके जाता है। उसी के संदर्भ में फिर कर्णावती ने हुमायूं को आगे राखी भी भेजी थी। तो ये 17 मार्च 1527 को खानवार उपवास भरतपुर में एक भयानक युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा पातिपर्वन योजना का निर्वहन करते हैं। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, कभी शराब न पीने का वचन दिया था अपने सैनिकों को। और इसी युद्ध में बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है कि मैंने युद्ध जीता, मैं विजय रहा, मैं गाजी ए बादशाह हूं। तो ये था खानवा का युद्ध। अब इस युद्ध के पश्चात देखो बाबरनामा के सापेक्ष अगर देखा जाए तो बाबरनामा में बाबर ने इस समय कहा कि यह युद्ध अनिर्णायक था।
अनिर्णायक युद्ध है बाबरनामा के अनुसार। वैसे एग्जाम में आए कि खानवा के युद्ध में कौन विजय हुआ, तो बाबर जो है वो विजय हुआ था, लेकिन बाबरनामा के अनुसार सापेक्ष अगर देखा जाए तो खानवा का युद्ध जो है वो अनिर्णायक साबित हुआ था। अब इसके पश्चात आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध के पश्चात भी भारत में मुगल सत्ता जो है वो एकदम फिक्स रूप से कायम हो जाती है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि भारत में मुगलों का पूर्ण आधिपत्य कब हुआ, तो खानवा के युद्ध के पश्चात होता है। क्यों हुआ भाई खानवा के युद्ध के पश्चात? क्योंकि खानवा के युद्ध में सांगा के पराजित होने के पश्चात भारत में कोई दूसरी हिंदू बड़ी शक्ति यहां पर नहीं थी जो कि मुगलों को टक्कर दे सके। हाँ, अब ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, बाकी अब कल करवाएंगे। जैसे चंदेरी का युद्ध बचा है, घाघरा का युद्ध बचा है, बाबर के द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, जैसे संभल में जामा मस्जिद बनवाई थी, आराम बाग का निर्माण करवाया था, बाबर के परिवार के बारे में भी कुछ बातें शेष रह गई हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।